गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का आरोह भाग 1 का हिंदी गद्य खंड भारत माता नामक चैप्टर लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। दूसरा भाग व्याख्या का। पहले भाग में आपने देखा और सुना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय के बारे में और उनके स्वराज के बारे में वो क्या चर्चा करते थे, इसके बारे में आप लोगों ने सुना और जाना। आप लोगों ने उसमें सुना था कि किस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू एक जनसभा से दूसरे जनसभा में जाते और वहाँ पर लोगों से भारत माता के बारे में चर्चा करते, तो अक्सर गांव के किसानों मजदूरों के सभा में जब जाते तो पूछते कि भारत माता, भारत हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, उसकी जिक्र करते। फिर वो देखते कि हर जगह जो किसानों की समस्याएं हैं वो एक सी है। सिंचाई की समस्याएं, उन्नत बीज की समस्याएं, कर्ज की समस्याएं, शोषण की समस्याएं एक सी हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक। और वहाँ पर वो स्वराज का भी जिक्र करते कि स्वराज यानी अपना राज्य होगा तो यह जो व्यवस्था है वह चंद लोगों के हाथ में न हो करके सबके हाथ में होगा और सबके फायदे के लिए होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे पहले भाग में। अब मैं आगे पढ़ता हूँ कि मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते थे। पश्चिम में, उत्तर पश्चिम खैबर का दर्रा अफगानिस्तान के पास में लगा हुआ, क्या मैं वहां से लेकर के दक्षिण तक कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा करता और वहां लोगों से चर्चाएं करता, बताता कि मैं वहां गया था तो वहां ऐसी समस्या थी, वहां ये देखा, वहां ये सुना, वहां ये किया। और जहां जाते तो किसान इनसे एक ही सवाल, एक सा सवाल करते कि माई बाप, हम लोगों को सिंचाई की समस्या है, हम लोगों को उन्नत बीज की समस्या है, हम लोगों को उर्वरक की समस्या है, हम लोगों को पैसे की समस्या है। इसी प्रकार की समस्याएं उन्हें हर जगह देखने और सुनने को मिलता था, क्योंकि उनकी तकलीफें एक सी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। उस ढड्ढे यानी बोझ। यानी मैं जाता तो हर जगह किसानों की एक ही समस्या, क्या वो कर्जदारों से परेशान है, अपने गरीबी से परेशान है, पूंजीपतियों से परेशान है, वो शोषण करते थे, उनका पैसा दे करके उनसे जाति करवाते थे, अत्याचार करवाते थे। जमींदारों से परेशान थे, कर्ज दे देते थे तो उनका सूद इतना बढ़ जाता, जमींदार उन्हें खेती करने नहीं देते थे अपने खेत में। महाजन जो कर्ज दे देता था तो इतना ज़्यादा सूद ले लेता था कि उनकी ज़मीनें चली जाती थी। और उसके पास कड़े लगान यानी कि जो टैक्स देना होता था अंग्रेजी सरकार को, चाहे आपके खेत में अनाज पैदा हो या ना हो, आपको उतना टैक्स देना ही है। सूद यानी ब्याज,
महाजनों से कर्ज लेते थे तो उसका ब्याज इतना बढ़ जाता था कि उन्हें अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ जाती थी, आत्महत्या करना पड़ता था। और उसके बाद पुलिस के जुल्म, जो अंग्रेजी सरकार के पुलिस थे, सिपाही थे, वो अलग से जुल्म उन पे करते थे, उनका शोषण अलग था। और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्ढे के साथ, ढड्ढा यानी बोझ, समस्या, विपत्ति के साथ, जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था। वह समस्या, वह विपत्ति, वह बीमारी जो विदेशी सरकार ने, अंग्रेजों ने हम पर लाद रखा था, जबरदस्ती हमारे अधिकारों का शोषण किया था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। सबकी समस्याएं एक सी थी। मैं पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जाता था, और जहाँ भी आम जनता यानी गरीब किसान मजदूरों से मिलता तो पाता कि वहाँ पर सबकी समस्या एक समान है, सभी परेशान हैं, सभी चिंतित हैं, सभी जमींदारों के चंगुल से निकलना चाहते थे, महाजनों के सूदखोरी से निकलना चाहते थे, पुलिस के अत्याचार उत्पीड़न से बचना चाहते थे। इस विदेशी सरकार की हुकूमत से छुटकारा पाना चाहते थे। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं। जुज यानी अंश, भाग, छोटा सा टुकड़ा। देखिए, बताया ना कि किसानों का जो सोच है वो सीमित था, उनकी क्योंकि महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं थी। वो, मैं, मेरा परिवार और हमसे जुड़े लोग भर पेट खा लें, सुखी रहें, बस उतना काफी है। तो वो अपने परिवार के बारे में बहुत सोचते थे, तो अपने गांव के बारे में सोचते थे। हमारा गांव में विपत्ति ना, जिससे सामूहिक पूजा पाठ करते थे। बाकी उससे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उनको मतलब नहीं। तो ये चर्चा करते तो पाते कि सबकी समस्याएं एक है, लेकिन सब सोच अपनी सीमित रखे हैं, इसलिए ही सब परेशान हैं। वो चाहते थे कि ये सभी लोग पूरे देश के बारे में, यहाँ तक कि पूरे विश्व के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में जाने, उस दुनिया को जाने जिसका कि हम एक छोटा सा हिस्सा है। जुज, अंश, हिस्सा है, एक छोटा सा। जुज मीन्स हिस्सा या अंश कह सकते हैं, भाग, एक छोटा सा भाग है। लोग जाने कि दुनिया में कहां क्या हो रहा है, वहां पर किसानों की दशा कैसी है, वहां पर किसान खेती कैसे करते हैं, वहां का पुलिस कैसे काम करती है, वहां के लोग समस्याओं का मुकाबला कैसे करते हैं, इस बारे में लोग जाने, ये ऐसा चाहते थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता था। मैं जब उनसे बात करता तो बात करते वो भी कि चीन की बात, जो विकसित देश, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले जो कशमकश, उहापोह, पसोपेश की स्थिति थी, क्या करें क्या ना करें, समस्याएं वहां भी है, उनसे भी लोग छुटकारा पाना चाहते थे और पाए। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अचरज भरी तब्दीली, आश्चर्यजनक परिवर्तन, जिसको क्रांति कहा जाता है। जब कोई भी परिवर्तन एकाएक आश्चर्यजनक रूप से हो जाए उसे ही क्रांति कहा जाता है। तो उन आश्चर्य भरी परिवर्तनों का, तब्दीली यानी परिवर्तनों का भी वो जिक्र करते थे जो हाल ही
हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की, कि अमेरिका के लोग कैसे तरक्की किए, कैसे उनका विकास हुआ, इस बात पर वह चर्चा करते थे। यह काम आसान न था, लोगों को बताना, लोगों को समझाना कि हम बदलाव कैसे कर सकते हैं, बदलाव करने से क्या होगा, यह काम आसान नहीं था। अगर इतना आसान होता तो एक चुटकी बजाते ही आज़ादी मिल गई होती। लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। जानते थे गांव के लोग हैं, अनपढ़ गंवार हैं, इनको नहीं समझा सकते, इनको हम चीन, अमेरिका, रूस के बारे में नहीं बता सकते हैं। लेकिन गांव के लोग होते बड़े समझदार हैं, वो किसी की बातों को बड़ा ध्यान से सुनते हैं, ये जान जाइए। शहर वाले आपकी बातों का मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन गांव के लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, ये जान जाइए। उन्हें अगर आपकी बात समझ में भी नहीं आती है तब भी इतना ध्यान से वो सुनेंगे जैसे कि आपको लगेगा कि इन्हें बात बड़ी समझ में आई है। आप एकदम गरीब किसान के पास जाइए और उससे अंग्रेजी में बात करिए खूब, वो आपके बात का एक भाव भी नहीं समझ पाएगा, एक मतलब भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन बड़े ही ध्यान से मुंह खोल करके आपको सुनेगा। आंखें खोल करके मुंह खुला रह जाएगा, लेकिन सुनेगा। आपको तो ऐसे लगेगा जैसे कि वो बहुत सारी बातें हमारी समझ रहा है, सुन रहा है ध्यान से, तो उसे एक वर्ड की मीनिंग भी उसे समझ में नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं। और शहर वाला होगा, पढ़ा लिखा जो आदमी होगा, जो पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी जिसको हम कहते हैं, वो होगा तो कहेगा अरे हट, बकवास कर रहा है, क्या मतलब है इसको सुनने से। तो जब हम ध्यान से सुनेंगे, गौर करेंगे तो समझ जाएंगे, तो हमको समझाना आसान होगा, उतना मुश्किल नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि मैंने जितना समझ रखा था कि इनको समझाना बड़ी मुश्किल है, उतना मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। इसलिए नहीं दिक्कत होता था क्योंकि जो हमारे भारत की जनता है, आम जनता है, वो धर्म पे बहुत ज्यादा विश्वास करती है, अपने वेद पुराणों पर बहुत ज्यादा विश्वास करती है। तो वेद पुराणों की कही हुई बात को अगर उनको बताएंगे ना, बड़े ही ध्यान से आपको सुनेंगे। उनसे कहेंगे कि ऋषि मुनियों ने ये कहा, उन्होंने जाकर आयुर्वेद ढूंढा है, उन्होंने किसी का ये साधन ढूंढा है, उन्होंने किसी का ये तरीका ढूंढा है, उन्होंने पढ़ाई का ये तरीका ढूंढा है, तो उसको लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे और उस पर कार्यवाही भी करेंगे। तो उन वेदों, पुराणों, महाकाव्यों में जो वर्णित कथा कहानियां थी, उन्हीं का बेस बना करके ये लोगों को पहले जाते थे कि आप लोग जानते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। अब कहानी सुनाने लगेंगे कि दुष्यंत थे जिन्होंने शकुंतला से प्यार किया, शकुंतला को प्यार होने के बाद उसे छोड़ दिया, शकुंतला चली गई, पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भरत पड़ा, वो शेर का दांत गिना, तो इस प्रकार से उसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हम लोग सुने, अरे हाँ यार, ये तो हमारे देश की बात है। और जहां वो जाते थे, संयोग से उस हर सभा में उन्हें कुछ ऐसे व्यक्ति मिल जाते थे जो तीर्थ यात्रा इत्यादि किए रहते थे। हमारे तीर्थ यात्रा का विधान क्यों बनाया गया? इसलिए कि हम अपना गांव, अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर, दूसरे गांव, दूसरे समाज के बारे में, कल्चर के बारे में सुने और जाने। क्लास 10th में बाल गोविंद भगत आपने पढ़ा, उसमें उन्होंने क्या कहा कि तीर्थ यात्रा करना मुझे बस ये नहीं है कि मैं पाप धुलने जा रहा हूं,
मैं इसलिए जाता हूं कि वहां संत समागम होता है, कई प्रकार के लोग आते हैं, साधु संत आते हैं, मैं उनसे मिलता हूं, उनकी बातें जानता हूं, उनका कल्चर सुनता हूं, समझता हूं। तो तीर्थ यात्रा इसलिए भी जरूरी है कि वहां पर हम जाकर के अनेक कल्चर, अनेक सभ्यता, अनेक संस्कृतियों को जानते हैं। तो हर उसमें मिल जाते थे जो उन्हें इस बात को समझाने में बड़े लाभदायक होते थे। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और धावों में के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। पहले जो आर्मी वगैरह में भर्ती होते थे, लोग विदेश चले जाते थे, सात समुद्र पार जाते थे, रसिया वगैरह, साउथ अफ्रीका वगैरह उनको भेज दिया जाता था। वो वहां लड़ाई करके आते थे, 10 साल 12 साल 15 साल बाद आते थे, पूरी जीवन ही उनका बीत जाता था। तो रिटायरमेंट होकर के घर आते थे, घर वाले समझते थे कि वो मर गए, क्योंकि और कोई जरिया नहीं था, पढ़े लिखे लोग भी नहीं होता, चिट्ठी पत्री भी नहीं आ पाता था, कोई खोज खबर नहीं होता था। घर वाले सोचते थे कि वो मर गए, और पता चलता था कि 15 साल 20 साल बाद वो वापस घर आते थे। ऐसे लोग अभी भी पड़े हुए हैं जो कि विश्व युद्ध में लड़े हुए हैं। तो वो लोग जब वापस आते थे तो वो बताते कि अरे यार हम तो गए थे अमेरिका युद्ध करने, वहां तो बड़े अच्छे ढंग से खेती हो रही थी यार, वहां तो हम यहाँ कुएं से पानी खींच कर खेत दे रहे, वहां पता नहीं कैसी मशीन थी कि पानी फेंक रहा था, हरा हरा पानी बह रहा था। है? वो बताते पाइप से पानी जा रहा था, हम नाली खोदते हैं तो उसी में आधा बह जाता है, इधर आधा सोख लेता है ना, पाइप से डायरेक्ट खेत में पानी गिराते थे। हम बैल से खेती करें, वो ट्रैक्टर से जोत देते थे खेत, कई बीघा खेत के दिन में जोत देते थे। तो वो सिपाही, वे लोग जो विदेशों से वापस आए तो वो भी उनको समझाने में मदद करते थे। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। सन 30 में आर्थिक मंदी, जैसे इस समय आर्थिक मंदी कोरोना के महामारी में फैला हुआ है, पूरा देश पूरा विश्व, पूरी दुनिया आर्थिक महामारी से जूझ रहा है, आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। उसी प्रकार सन 30 में भी आया था, अकाल पड़ा था। तो कह रहे कि उस आर्थिक मंदी के बारे में इन लोगों के तहत ही उनको समझा पाना बड़ा आसान होता था। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगला व्याख्या मैं अगले वीडियो में लेकर के भाग 3 में आऊँगा। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई समस्या हो आप तो हमें फ़ोन करके या कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगले वीडियो में हम अगला व्याख्या लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।